वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम आगे बढ़ेंगे मिशन यूपी टेट 2020 की ओर। यहाँ पर मैथ का पहला टॉपिक संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इस बारे में हम समझेंगे। यूपी टेट जो भी आर्ट के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए गणित एक कठिन विषय माना जाता है। इस गणित को किस प्रकार सरल बनाना है हम समझेंगे। एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि इससे पहले मोटिवेशन वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार आपको टेट क्रैक करना है, किस प्रकार आपको 125 प्लस नंबर लाने हैं। ये मैंने बेहतर से समझाया था। अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर उसे देख लें। किस प्रकार आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, किस प्रकार आपको 125 प्लस नंबर्स लाने हैं। चलिए समय ना बिताते हुए बढ़ते हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की ओर। आगे समझें। यहाँ पर बात आती है संख्याओं की, बात यहाँ आती है संख्याओं की। तो संख्याएं बनती किससे हैं? अंकों से। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो गणित में अंक प्रयोग होते हैं कौन कौन होते हैं, बड़े सावधानी पूर्वक हम समझेंगे, बड़े आसानी से पढ़ेंगे, सरल भाषा में पढ़ेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाते जाना है आपको। समझते हैं अंक। गणित में जो अंक प्रयोग होते हैं कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतने ही गणित में अंक प्रयोग होते हैं, संख्याएं चाहे बड़ी हों या छोटी हों। तो ध्यान देना, इन अंकों को हम कहते हैं दशमिक पद्धति। ये अंक किस पद्धति के हैं? दशमिक पद्धति। अब यहाँ ये देखना है जो अंक गणित में प्रयोग होते हैं इतने होते हैं। इनमें भी 2 प्रकार के अंक होते हैं। कौन कौन प्रकार के? एक तो होता है इनमें सार्थक अंक। इनमें कुछ अंक कैसे होते हैं? सार्थक अंक। और कुछ होते हैं असार्थक अंक। असार्थक अंक। ध्यान देना, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना है। अंक जो गणित में प्रयोग होते हैं 0 से लेकर 9 तक अंक प्रयोग होते हैं। ये अंक दशमिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। ये अंक 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक अंक और दूसरा असार्थक अंक। सार्थक अंक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और असार्थक अंक के अंदर आता है 0। ध्यान देना, इन संख्याओं को जो सार्थक अंक होते हैं इनको हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृत संख्याएं, इनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। लेकिन प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 9 तक ही सीमित नहीं होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो ये अंक हैं ये प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत भी आते हैं। और 0 जो होता है, यदि प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को मिला दें
तो वो संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ध्यान देना, यहां पर एक बात निकल के आती है, प्राकृत संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं? तो ध्यान देना, गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। एक से लेकर, ऐसे दूसरी भाषा में अगर इनको समझें, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। यदि प्राकृत संख्याओं की फैमिली में, यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में जीरो को मिला दें तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक ध्यान देना, संख्यांक। संख्यांक के अंतर्गत संख्याएं दो प्रकार की आती हैं। पहली होती है राष्ट्रीय पद्धति, या राष्ट्रीय संख्यांक कह सकते हैं। दूसरी आती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय संख्यांक। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझते जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको यदि यूपी टेट क्रैक करना है तो मेरी एक एक बात को, एक एक पॉइंट को गौर से समझना है, दिमाग में बैठाते जाना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है? राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ा जाता है, जैसे कोई संख्या हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार हम संख्याओं को पढ़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम पढ़ते हैं, ध्यान देना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ध्यान से समझना एक एक बात को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। यदि हम राष्ट्रीय पद्धति में किसी संख्या को पढ़ें, मान लीजिए 3432789, अगर इस संख्या को हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पद्धति में, तो यहाँ सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 अंकों के बाद। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको लिखेंगे 34 लाख, 32,32,789, 789। अगर कोई संख्या पढ़नी है आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, जैसे 723947,862, तो इस संख्या को अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना है तो किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले 3 अंक बाद कॉमा, फिर भी 3 अंकों के बाद ही कॉमा लगेगा। तो यहाँ से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो यहाँ पर हो गया 3-3 अंक साथ में पढ़े जाएंगे। यहाँ पर 723 मिलियन, 947 क्या हो गए? हजार, 862। अगर क्वेश्चन आता है किसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो ये तरीका रहा उसका। राष्ट्रीय पद्धति की बात आती है तो ये तरीका रहा।
ठीक, आगे पॉइंट हम समझते हैं, इससे आगे का पॉइंट समझते हैं। ध्यान देना, मैंने बात अभी तक की संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला दिया जाए तो वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो ध्यान दें, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ये हम छोटे से पढ़ते आए हैं, बहुत छोटे से पढ़ते आए हैं। कक्षा 2-3 से भी यही पढ़ा है कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन यदि बड़ी कोई संख्या आ जाए 7, 0, 3, 2, 5, 6, 8, अगर इस संख्या की बात करें तो ये संख्या सम होगी या विषम। तो इसको पहचानने के लिए क्या करोगे? 2 का भाग लगाओगे, 2 से अगर कट जाती है तो वह संख्या सम संख्या होगी। अगर यदि 2 से पूरी नहीं कटती है तो वह संख्या विषम संख्या होगी। लेकिन हम यहाँ पर जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम 2 का भाग नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? यदि सम संख्या देखनी है तो सम संख्या और विषम संख्या देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इकाई अंक। क्या देखेंगे? इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या सम संख्या होगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5 और 9 है तो वह संख्या विषम संख्या होती है। यहाँ पर मुझे भाग लगाने की, डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम संख्याएं देखते ही पहचान जाएंगे कि वह संख्या सम है या विषम संख्या है। ध्यान दें, अगला पॉइंट आगे हम समझते हैं। ध्यान देना, मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया मैंने पूर्ण संख्याएं, फिर मैंने बताया प्राकृत संख्याएं, उसके बाद मैंने बताया सम संख्याएं, उसके बाद मैंने बताया विषम संख्याएं। तो ध्यान देना, यहाँ पर पूछा अगर जाता है क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इनसे, कहाँ से पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएंगे आप। मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है उतने में से ही आंसर इसका है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। मैंने बताया था कि पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यही बताया? नहीं बताया। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला दिया जाए तब वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई? 0। कौन सी हुई? 0। यहाँ पर गलती मत कर देना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 1 नहीं होती है। क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो हम आंसर देंगे 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। यदि प्राकृत संख्याओं की फैमिली में
जीरो को मिला दें तो वह संख्या पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। तो ध्यान देना। आगे आता है सम संख्याएं। अगर मैंने बताया कि सम संख्याएं पहचानने से ही, देखने से ही आ जाती हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्याएं होती हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वह संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। आगे हम समझते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ध्यान देना। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 हो। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 हो। जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ध्यान देना, एक एक पॉइंट को समझते जाना है। यहां पर अभाज्य संख्याओं की बात करें। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 हो। तो यहाँ ध्यान देना, मान लीजिए कोई संख्या 6 है। कोई संख्या 6 है तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? गुणनखंड कितने करोगे? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3। अगर ये हम आपसे पूछें कि 6 के गुणनखंड बताइए, 6 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या करोगे आप? 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3, जबकि ये बात सही नहीं है। अधिकतर छात्र, अधिकतर मेरे भाई, अधिकतर मेरी बहनें ये नहीं जानते कि गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड होता क्या है? ध्यान देना, आपको अजीब लग रही होगी बात ये, क्योंकि मैंने कभी ध्यान से गणित को पढ़ा ही नहीं। अब जब सामने दीवार खड़ी है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर 6 के गुणनखंडों की बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, यहाँ पर हम 6 की बात करें तो अगर 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, गुणनखंड भी गुणनखंड, तो गुणनखंड भी 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के? हाँ जी। ध्यान देना, यहाँ पर सिद्ध शब्दों का अंतर है। अगर 6 के गुणनखंडों की बात करें तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 6। अगर ये पूछा जाए कि 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान देना, 6 1 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो ये क्या आए? ये आए 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। 6 के गुणनखंडों की संख्या 4 होगी मेरे प्यारे भाई। और अगर ये पूछा जाए कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो हम बताएंगे 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। वो कौन सी होती है? 2 गुणा 3। मेरे प्यारे दोस्त, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं, जबकि 6 के गुणनखंडों की संख्या 4 होती है। 1, 2, 3, 6। अब हम बात कर रहे थे अभाज्य संख्या की। मान लीजिए कोई संख्या 5 है, कोई संख्या 5 है तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? ध्यान देना, यहाँ पर 5 1 से कट जाएगा, 5 5 से भी कट जाएगा, तो और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 5 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 2। तो इसीलिए 5 एक अभाज्य संख्या हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो इस प्रकार निकालेंगे। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो इस प्रकार करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं?
आप समझ गए होंगे जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 हो उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर अब बात आती है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ध्यान देना सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब बात आती है क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है। अगर हम एक के गुणनखंड करें तो एक किससे कटेगा, एक से कटेगा और दूसरा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। ज़्यादातर मेरे भाई, ज़्यादातर मेरे दोस्त यही अभाज्य संख्याओं की परिभाषा देते हैं कि जो संख्याएं खुद से विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि एक जो संख्या है वो खुद से कटती है तो ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती। तो ध्यान देना मेरे प्यारे भाई कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 हो। तो ध्यान देना यहाँ पर एक के गुणनखंड सिर्फ एक मिल रहा है, इसलिए एक जो एक होता है ना तो भाज्य की श्रेणी में से रखा गया है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में भी कि जिन लोगों की गिनती ना तो घर में होती है ना बाहर होती है। ऐसा ही मेरा प्यारा भाई एक है जो कि ना तो भाज्य की श्रेणी में गिना जाता है ना ही अभाज्य की श्रेणी में गिना जाता है। तो बात आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई। अब एक से आगे बढ़ते हैं तो 2 मिलता है। 2 की अगर गुणनखंड की बात करें तो 2 एक से कट जाएगा, 2 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 तो सम है। अरे सम है तो क्या हुआ, इसके गुणनखंडों की संख्या 2 हुई तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक पॉइंट। अगर दूसरी तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी 2 होती है। मेरे प्यारे भाई एक बात याद रखना कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3। तो ये अब यहाँ पर बात आती है, एक और पॉइंट पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ध्यान देना, 1 न तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, अब 4 तो कट रही है। किससे कट रही है, 2 से। लेकिन मैंने एक पॉइंट आपको दिया था कि अभाज्य संख्याएं पहचानने का नियम कि जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 हो। अगर 4 के गुणनखंडों की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो 4 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती है, 3, इसलिए 4 अभाज्य नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाती है 4। तो आपने आज समझा संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं
विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब एक दो पॉइंट और समझ लीजिए। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, क्या टॉपिक आया? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ध्यान देना, अभी मैंने आपको समझाया अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन दो संख्याओं का मासा एक हो, एक, सिर्फ एक, जिन दो संख्याओं का मासा एक हो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 8 है, तो इन संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा? मासा कितना हो जाएगा? 1। तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर मासा और लासा की बात करें तो मिशन यूपी टेट 2020 में एलसीएम और एचसीएफ हम आगे चल के पढ़ाएंगे अभी इस चैप्टर के बाद। लेकिन अगर आपको अभी एलसीएम और एचसीएफ के अगर क्वेश्चन देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करना एग्जाम मस्ती सर्च करके चैनल पर चले जाना। चैनल पर देखना, वीडियोज में जाना तो वहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के बहुत से पार्ट पड़े हुए हैं, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यूपी टेट 2020 के मिशन में आज मैंने आपको समझाया संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। आगे यदि आपका साथ मिलता रहा इसी तरह से तो हम आपको बहुत ही जल्द ये मैथ का सिलेबस पूरा करा के आगे अगले दिन से हम हिंदी भी लाएंगे, मनोविज्ञान भी लाएंगे, पर्यावरण भी लाएंगे। हमारे जो स्टाफ के हमारे टीचर्स हैं वो तैयार कर रहे हैं सिलेबस पूरी तरह से। आपको अच्छी तरह से इस मिशन में शामिल होना है और अपने साथियों को भी जोड़ना है, बहुत ही अधिक संख्या में जोड़ना है। विश्वास रखिए, मैंने पहले ही बताया, सिर्फ आप विश्वास रखिए, सफलता हम दिलाएंगे, गारंटी 100%। 125 प्लस नंबर अगर नहीं आए तो यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दूंगा, केवल आप साथ देते रहिए मेरा। चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम इससे आगे के जो कड़ी के क्वेश्चन हैं वो लाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और करते हैं आपको जय हिंद, वंदे मातरम।